स्टूडेंट, गुड इवनिंग। एक्चुअली जो आज का टॉपिक है ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखिए, जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें NADH+H+ और FADH2 में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। क्या? एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है। और वो क्या होती है, फिर रिलीज होती है और यूज में लाई जाती है। तो ये प्रोसेस कहाँ होता है? जो एनर्जी स्टोर होती है और यूज में लाई जाती है, वो कहाँ होती है? वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होती है। इसमें इनका ऑक्सीडेशन होता है, कहीं पे भी ऑक्सीडेशन होता है इसका मतलब ज्वाइन होना होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन होता है और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चला जाता है और वाटर की फॉर्मेशन होती है। यानी हमारे बॉडी में जो वाटर की फॉर्मेशन होती है रेस्पिरेशन में, आपने देखा होगा कि आप रेस्पिरेशन की इक्वेशन नोट करते हैं, C6H12O6 plus O2 gives CO2 plus water। मैं इसे बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, प्लस एनर्जी। तो यहाँ जो वाटर आता है वो कहाँ से आता है? वो ईटीएस से आता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से आता है। ईटीएस माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर होता है। ये चीज याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पूछता है ईटीएस कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कौन सी साइकिल चलती है? टीसीएस साइकिल चलती है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में टीसीएस साइकिल के दौरान जो NADH बनता है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसके थ्रू बनता है? NADH डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा बनता है, ठीक है। और यही क्या होता है, वही यही क्या करता है, उसे ऑक्सीडाइज करता है। अब इसमें कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर मैं कहूँ ईटीएस, इसमें 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4 होता है। लेकिन जो पांचवा भी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन जो पांचवा कॉम्प्लेक्स है वो एटीपी सिंथेसिस के लिए होता है। लेकिन मेनली कितने होते हैं? 4 होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होगा उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में उपस्थित यूबिक्यूनिन की ओर ट्रांसफर होता है। यूबिक्यूनिन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट FADH2 द्वारा प्राप्त होता है। यानी जो एक्चुअली ये FADH2 द्वारा क्या प्राप्त होगा, ये क्या होगा, वहां रिड्यूसिंग होगा और यूबिक्यूनिन की ओर क्या करेगा, ये ट्रांसफर करेगा। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स सेकंड में। इसमें जो कॉम्प्लेक्स सेकंड होगा, जो सिट्रिक साइकिल के सक्सीनिक के ऑक्सीडेशन के दौरान उत्पन्न होते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स सेकंड कब उत्पन्न होगा? जब सिट्रिक एसिड, यानी जब टीसीएस साइकिल चलती है तो उससे क्या बनता है? सक्सीनिक एसिड बनता है। उसके ऑक्सीजन के दौरान कॉम्प्लेक्स सेकंड की फॉर्मेशन होती है। जो क्या होता है, अपचेत यूबिक्विनोन यानी रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B1 साइटोक्रोम सी की ओर ट्रांसफर करके ऑक्सीडाइज करता है। लेकिन एक्चुअली स्टूडेंट ये है क्या, इस चीज को ध्यान समझिए। देखिए, ये थोड़ा सा टफ रहेगा आपके लिए, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ इसमें कितने साइटोक्रोम होते हैं? साइटोक्रोम, इसमें 5 साइटोक्रोम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ए, दूसरा होता है बच्चों A3, तीसरा होता है बी, चौथा होता है सी और पांचवा होता है C1। ये 5 होते हैं, ठीक है। ये साइटोक्रोम होते हैं, इनका यूज रहेगा आगे, मैं इसे बताऊंगा। अब आता है कॉम्प्लेक्स थर्ड। जो कॉम्प्लेक्स थर्ड होगा उसमें जो साइटोक्रोम सी है, ये एक छोटा प्रोटीन है। स्टूडेंट याद रखिए, जो साइटोक्रोम सी है ये क्या करेगा, ये केवल एक प्रोटीन होता है और ये एक सरफेस का काम करेगा, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के बाहरी आउटर सरफेस पर चिपका होता है, जो इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ के बीच ट्रांसफर करने का फंक्शन करते हैं। यानी ये कैरियर, हाँ स्टूडेंट, मेनली इसका फंक्शन क्या है, ये कैरियर होता है। क्या होता है? ये कैरियर होता है। कॉम्प्लेक्स फोर्थ, अगर एग्जाम में आता है कि कौन सा साइटो क्या होता है, कैरियर होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडाइज्ड कॉम्प्लेक्स है जिससे साइटोक्रोम ए और A3 तथा 2 कॉपर सेंटर मिलते हैं। यानी जो
सी होगा, साइटोक्रोम सी होगा, उसमें 2 कॉपर सेंटर मिलते हैं। और ये एक्चुअली कहाँ होता है, ये साइटोक्रोम ए और ए3 के पास में होता है। जब इलेक्ट्रॉन ईटीएस से एक वाहक से दूसरे वाहक कैरियर, यानी एक कैरियर से दूसरे कैरियर तक कॉम्प्लेक्स 1 से 4 तक, मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से और कॉम्प्लेक्स 4 तक मूव करेगा, जाएगा, मान लीजिए 1 2 3 4, तो 4 तक जाएगा, जब गुजरता है तो एटीपी सिंथेसिस की फॉर्मेशन होती है, और वो कहाँ होती है, कॉम्प्लेक्स 5 से होती है, क्योंकि वहां पर एडीपी एंड पीआई यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्मेशन होती है, जिससे एटीपी का निर्माण होता है। और एटीपी किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन नंबर के, यानी इलेक्ट्रॉन डोनर के ऊपर डिपेंड करता है। जितने इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे उतने किसकी एटीपी के नंबर इंक्रीज होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लीजिए NaDH है, तो इसमें कितने एटीपी बनेंगे, 3 एटीपी बनेंगे। अगर मैं कहूँ FADH2 है, तो इसके कितने एटीपी बनेंगे, 2 एटीपी बनेंगे। ठीक है, यानी NaDH में 3 एटीपी बनेंगे और FADH2 में 2 एटीपी बनेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डोनर के ऊपर डिपेंड करता है। रेस्पिरेशन की ऑक्सी प्रोसेस में ऑक्सीजन की उपस्थित ही संपन्न होती है। मान लीजिए ऑक्सीडेशन में क्या चीज जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और ये क्या होता है, इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सीजन की भूमिका निभाता है, और वो सीमित होता है, यानी ऑक्सीजन सीमित क्वांटिटी में वहां पहुंचेगा। इसमें ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पूरे सिस्टम में हाइड्रोजन को मुक्त कर के जो संचालित करेगा, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा, वो ऑक्सीजन ही करेगा, वही H2 के साथ जुड़ेगा। और अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जो अभी तक मैंने ये थ्योरी बताई है, हम इसे अब डायग्राम के अकॉर्डिंग क्लियर करते हैं। ये आपका जो डायग्राम है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है स्टूडेंट। देखिए NADH प्लस NAD में ब्रेक डाउन हो जाएगा। कैसे होगा स्टूडेंट, जो NADH प्लस H प्लस है स्टूडेंट, तो ये इसका जब ब्रेक डाउन होगा तो आपने देखा होगा ये NAD में हो जाएगा, ये NAD हो जाएगा। अब हमारे पास कितने बचेंगे, 2 H प्लस बचेंगे, और कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक है ना। अब ये देखिए NAD तो यहाँ चला गया, यहाँ से जो 2H है वो कहाँ चला जाएगा, वो इस साइड चला जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन भी तो क्या करेगा, वो इसमें मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा स्टूडेंट इसमें। अब क्या होगा, जो ये 2H है ये प्रोटॉन होते हैं। जब मान लीजिए पहले ये कहाँ थे, ये मैट्रिक्स में थे, अब ये कहाँ जाएंगे, इंटर मेम्ब्रेन सरफेस में जाएंगे। जब ये इंटर मेम्ब्रेन सरफेस में जाएंगे तो यहाँ के पीएच में तो प्रॉब्लम आएगी। मान लीजिए अब यहाँ का पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ये प्रोटॉन है। अब इस बैलेंस करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट ऑक्सीसोम्स। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीसोम्स होते हैं, तो ऑक्सीसोम्स में क्या होते हैं, F0 होता है और F1 होता है, 2 चीजें होती हैं। तो इसमें ऑक्सीसोम्स के द्वारा ये जो प्रोटॉन होंगे वो इधर की तरफ मूव करेंगे। देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग एक डायग्राम ये है, इसे मैंने ड्रॉ किया है इजी बनाने के लिए। आप ये देखिए NADH प्लस है, NAD में ब्रेक डाउन हो गया। अब ये कहाँ जाएगा, यहाँ से 2H कहाँ जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। अब यहाँ देखिए ये हाँ ऑक्सीसोम्स है, ये ऑक्सीसोम्स में 2 पार्ट होते हैं, एक तो F0 होता है और एक F1 होता है। जो ये पार्ट होता है ये होता है F0, और जो ये वाला पार्ट होता है ये होता है F1 पार्ट होता है। ठीक है, तो ये जब 2H कहाँ जाएगा, ये जाएगा मैट्रिक्स के अंदर जाएगा। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इससे क्या बनाएगा, ATP की फॉर्मेशन करेगा। और जब ये 2H ये कहाँ जाएगा, मैट्रिक्स में जाएगा, तो ये 2H अब कहाँ जाएगा, ये यूबिक्विनोन के साथ मिक्स हो जाएगा, मिल जाएगा। तो आप ये देखिए यूबिक्विनोन और यहाँ पे H2 मिक्स हो जाएगा, और जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन ये मूव करते हुए आएंगे, ये मूव करेंगे, ये मूव करते हुए आएंगे। अब यहाँ H2 है, अब ये H2 कहाँ जाएगा, इंटर मेम्ब्रेन सरफेस में जाएगा। अब फिर पीएच की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये पीएच बैलेंस करने के लिए ये कहाँ जाएगा, ये मैट्रिक्स के अंदर जाएगा। अब यहाँ पर 2H आ जाएगा, देखिए 2H कहाँ चला गया, इस साइड चला गया। यहाँ पर एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट है, तो उससे किसकी फॉर्मेशन होगी, एटीपी की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ देखिए ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे। सेम यहाँ पर ये साइटोक्रोम बी होगा। ठीक है, फिर
साइटोक्रोम बी, फिर ये Fe यानी आयरन सल्फर होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, या मतलब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते ही चले जाएंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की मैं बात नहीं करता हूँ, क्योंकि वो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में मूव करेंगे। यहाँ हाइड्रोजन की मैं बात करता हूँ, यानी यहाँ पे प्रोटॉन की बात करता हूँ। तो ये प्रोटॉन देखिए यहाँ पर है। अब ये प्रोटॉन कहाँ जाएगा? ये प्रोटॉन जाकर इसके साथ फिर मिक्स हो जाएगा, इसके साथ फिर मिक्स हो जाएगा। फिर ये कहाँ जाएगा? ये इंटर मेम्ब्रेन में जाएगा। फिर कहाँ आएगा? ये मैट्रिक्स में आएगा। तो यहाँ पर फिर एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट से एटीपी की फॉर्मेशन होगी। तो ये देखिए, जो ये 2H है बच्चों, ये 2H है। अब ये कहाँ जाएगा? अब ये कहीं नहीं जाएगा, अब ये यहीं रहेगा, क्योंकि जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो खत्म हो गई है। ठीक है। अब लेकिन अब क्या होगा? ये केवल यहाँ पर यूज होगा, केवल यूज होगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। जब आपको पता है ऑक्सीजन के साथ 2H प्लस O2 है, ये हाफ कर देते हैं हम, तो ये किसकी फॉर्मेशन करेगा? वाटर की फॉर्मेशन, क्योंकि इसे ये कट हो गया, केवल O बचा है, यहाँ पर H2, तो ये वाटर की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब आपने अभी नोट किया था NADH है, इससे कितने एटीपी बनते हैं? 3 एटीपी बनते हैं। ये 3 आए कैसे? आप देखिए, ये NADH है, इससे 1 एटीपी, 2 एटीपी और 3 एटीपी, 3 एटीपी की फॉर्मेशन हुई। अब यहाँ पर आता है FADH2, इससे कितने एटीपी बनेंगे? 2 एटीपी बनेंगे। कैसे बनेंगे? जब अगर हम NADH की जगह हम FADH2 लेते हैं, तो ये डायरेक्ट यूबिक यूनियन के साथ अटैच होगा। क्यों? ठीक है, ये डायरेक्ट ही यूबिक यूनियन के साथ अटैच होगा, तो 1 एटीपी यहाँ बनाएगा और 1 एटीपी यहाँ बनाएगा। तो यहाँ पर FADH2 के साथ कितने एटीपी बनेंगे? 2 एटीपी बनेंगे। यही डायग्राम स्टूडेंट, ये जो सेम डायग्राम है, सेम डायग्राम यही है। ठीक है। अब स्टूडेंट आते हैं हम कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीकरण और अपचयन द्वारा एनर्जी की पूर्ति होती है। यानी अगर मैं कहूँ, रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ऑक्सीडेशन कैसे होगा? O2 का अटैच होना, जब O2 अटैच होती है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और जो H आयन बाहर मूव करता है तो क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो क्या होगा? ये ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन, ठीक है, दोनों प्रोसेस करते हैं। इसलिए इसे ऑक्सीकारिक फॉस्फोरीकरण यानी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन भी कहते हैं। देखिए, यानी ऑक्सीजन तो अटैच हुआ, अब आपने देखा होगा रेस्पिरेशन में एनर्जी निकलती भी है, तो वहां पर क्या होगी? फॉस्फोराइजेशन भी होगा। अर्थात एटीपी का निर्माण ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन कहते हैं। क्योंकि ऑक्सीडेटिव से ऑक्सीजन का निर्माण हुआ और फॉस्फोराइजेशन से क्या हुआ? एटीपी का फॉर्मेशन हो गई। ईटीएस के दौरान जो एनर्जी फ्री होती है उसका उपयोग एटीपी सिंथेसिस। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं कहूँ जो एटीपी की फॉर्मेशन हुई है यहाँ पर, वो किसके द्वारा, कौन से एंजाइम के थ्रू हुई है? वो एटीपी सिंथेसिस के द्वारा हुई है। ठीक है। ईटीएस के दौरान मुक्त एनर्जी का उपयोग एटीपी सिंथेसिस यानी कॉम्प्लेक्स फिफ्थ की हेल्प से एटीपी का सिंथेसिस होता है। और कॉम्प्लेक्स फिफ्थ में दो मेन कंपोनेंट F0 F और F1 बनते हैं। देखिए, यहाँ एनसीईआरटी ने केवल ये कहा कॉम्प्लेक्स फिफ्थ में बनते हैं, लेकिन जब तक ये आगे स्टार्टिंग में नहीं बनेंगे तो एटीपी की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है यहाँ पे। F1 हेड पीस पेरिफेरल कॉम्प्लेक्स है। देखिए, ये F1 है क्या? देखिए, ये डायग्राम है, ये हेड बना रहा है, ये F1 पार्टिकल है, और ये क्या होता है? ये F0 होता है। तो जो F1 है, ये हेड पीस पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट से एटीपी को सिंथेसिस करता है। वैद्युत रसायन प्रोटॉन प्रोक्ता यानी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट के फलस्वरूप 2H प्लस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से F0 से होकर मैट्रिक्स की ओर मूव करते हैं। देखिए, वही बात की गई है। अगर मैं आपको डायग्राम में शो करता हूँ तो यहाँ पर जो 2H होगा, ये इसी के रास्ते कहाँ जाएगा? मैट्रिक्स में एंटर करेगा। आपने देखा होगा कि जो ये 2H है, ये इसी के रास्ते कहाँ जाएगा? ये मैट्रिक्स के अंदर जाएगा।
जिससे एटीपी का निर्माण होता है। अब यहाँ पे आते हैं हम कॉम्प्लेक्स। देखिए ये सब एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इसे एक्चुअली बहुत सोच समझ के बनाया गया है, तो इसलिए एक एक लाइन को बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे। यहाँ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है। जो कॉम्प्लेक्स होता है स्टूडेंट, जो एफ एम एन और एफ ई एस होता है, ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है। ठीक है। एफ ए डी और एफ ई एस ये कॉम्प्लेक्स सेकंड होता है। साइटोक्रोम बी एफ ई एस यानी आयरन सल्फर और साइटोक्रोम सी वन ये कॉम्प्लेक्स थर्ड होता है। और साइटोक्रोम सी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ये चीज ध्यान रखिए स्टूडेंट। और साइटोक्रोम ए और ए थ्री ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ होता है। ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।